नमस्कार। आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ मानहुआस। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा चियोन तैसान को एहसास होता है कि वो लड़की यान सियोल कोई आम बच्ची नहीं बल्कि हेवनली इमॉर्टल मेरिडियन की मालिक है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ सांस लेने से ही बेहिसाब शक्तिशाली बन सकती है। इसी बीच जब वो नामगुंग क्लैन के बुजुर्गों से मिलने जाता है तब उसका सामना अपने पुराने दुश्मन कू जिन्हा से होता है। कू जिन्हा, जो अब मुरिम अलायंस में एक वाइस सुपरवाइजर बन गया है, हमारे नायक को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन चियोन तैसान उसे उसकी जगह दिखा देता है और नामगुंग बुजुर्ग भी अपने सम्मानित अतिथि की बेइज्जती करने पर कू जिन्हा को बुरी तरह डांट लगाते हैं। बात तब गंभीर हो जाती है जब कू जिन्हा रिपोर्ट करता है कि ब्लड और डिमोनिक कल्ट्स हेफेई शहर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वो किसी खास चीज की तलाश में है। ये सुनते ही हमारे नायक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो समझ जाता है कि कल्ट्स उसी अनोखी लड़की यन सियोल को ढूंढ रहे हैं। अब आगे क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं अगला एपिसोड। और हाँ, वीडियो को लाइक, हाइप एंड लॉर्ड ऑफ मानहुआस ओपी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चियोन तैसान कल्ट्स के बारे में पूछता है, जिस पर कू जिन्हा जानना चाहता है कि मुरिम अलायंस खुद इस मामले को क्यों नहीं संभाल लेती। हमारा एमसी सवाल करता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट आखिर इस तरह के झमेले में क्यों पड़ रहा है। कू जिन्हा तब चियोन की तरफ मुड़कर उसे स्कॉलर होंग बुलाता है। एक मजाक उड़ाने वाले लुक के साथ वो पूछता है कि क्या हमारा एमसी इन कल्ट्स के छोटे मोटे प्यादों से डर गया है। वो आगे कहता है कि चियोन तैसान जैसा एक सिंपल स्कॉलर इस सिचुएशन को नहीं समझेगा। वो ब्रैग भी करता है कि अब वो व्हाइट टाइगर स्क्वाड के साथ काम कर रहा है। कू जिन्हा मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है कि चियोन तैसान अब कोई जूनियर सुपरवाइजर नहीं रहा। हमारे एमसी की चुप्पी देखकर उसके राइवल को लगता है कि उसने उसे आखिरकार उसकी जगह दिखा दी है। मन ही मन में उसे यकीन हो जाता है कि उसने अपनी बातों से हमारे एमसी को डरा दिया है। तभी अचानक एल्डर अपना हाथ टेबल पर पटकते हैं और स्कॉलर चियोन तैसान कहकर बुलाते हैं। सबको हैरान करते हुए वो चियोन तैसान की तरफ चलकर आते हैं और कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया और चियोन तैसान तो बस हेलो कहने आया था। कू जिन्हा ये देखकर शॉक में है क्योंकि एल्डर ने पहले हमारे एमसी को ग्रीट किया, वो भी इतने फ्रेंडली तरीके से। वो सोचता है कि आखिर यहां चल क्या रहा है, क्योंकि नामगुंग क्लैन के एल्डर, जो सभी वॉरियर्स का सम्मान करते हैं, उससे एक पुराने दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। कू जिन्हा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी हायर रैंक के बावजूद अपने शब्द बहुत ध्यान से चुनने पड़ते हैं। एल्डर कहते हैं कि वो हमारे एमसी को यहां और ज्यादा देखना चाहेंगे। एक स्माइल के साथ चियोन तैसान जवाब देता है कि उसे दूसरे काम है, लेकिन वो ज्यादा विजिट करने का प्रॉमिस करता है। जाने से पहले वो कू जिन्हा की तरफ मुड़ता है और उसे एक शैतानी मुस्कान के साथ जूनियर सुपरवाइजर बुलाता है। हमारा एमसी उन्हें गुड बाय कहता है, यह कहकर कि वो जल्द ही मिलेंगे। और इस तरह कू जिन्हा पीछे रह जाता है, पूरी सिचुएशन से बेहद गुस्से में और ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हुए। रूम से निकलते हुए हमारा एमसी कंप्लेन करता है कि उस छोटे से पेस्ट की वजह से वो एल्डर के साथ ठीक से बात नहीं कर पाया। फिर वो सोचता है कि ब्लड एंड डीमन कल्ट्स किसी कीमती चीज की तलाश में हैं और वंडर करता है कि क्या वो उसी के पीछे हैं। और तभी उसे याद आता है, उसे सेलेस्टियल इमॉर्टल मेरिडियन वाली वो लड़की याद आती है। जैसा उसने सोचा था, वो कंक्लूड करता है कि उसे यान सियोल को सबकी नजरों से छिपाकर रखना होगा। तभी एक रेड हेडेड यंग मास्टर के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जो यान सियोल पर फॉर्मेलिटीज को लेकर चिल्ला रहा होता है। वो बंदा उसे कन्फ्रंट करता है, ये कहते हुए कि भले ही वो चियोन तैसान की कजन है, वो उसे इतनी इनफॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकती। हमारा एमसी ये सीन देखता है जहां वो रेडहेड कंप्लेन करता है कि लड़की एक ऑब्नॉक्शियस ब्रैट है और सोचता है कि चियोन तैसान की ऐसी कजन कैसे हो सकती है। यान सियोल फिर उस बंदे के हाथ पर जोर से काट लेती है, जो चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वो सच में रिलेटेड है, क्योंकि उसमें जरा भी मैनर्स नहीं है। चियोन तैसान बस शांति से अपना फैन लिए ये सीन देखता है, उनके झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर वो थोड़ा पीछे हटकर बताता है कि लड़की की मेमोरी चली गई है और यंग मास्टर से थोड़ा समझने के लिए कहता है। रेडहेड फिर यंग सियोल को अपोलोजाइज करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके बड़े भाइयों को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करता है। लड़की को शक होता है और वो पूछती है कि क्या यह सच है कि यह बंदा हमारे एमसी को वेल ट्रीट करता है। फिर वो झुककर अपोलोजाइज करती है, कहती है कि वो छोटी है, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो कितना अमेजिंग है, लेकिन यह सब एक ट्रिक था। वो तुरंत उस पर हमला कर देती है, चिल्लाते हुए कि वो उसे धोखा देकर उसके भाई को हर्ट करना चाहता था। वो बंदा छोटी लड़की की ताकत से हैरान रह जाता है क्योंकि वो आसानी से उसका सिर पकड़ लेती है। एक सर्वेंट चाय और स्नैक्स लेकर आता है,
लेकिन देखता है कि यंग मास्टर पर हमला हो रहा है। उसे सिर दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से सोया नहीं है, और यान सियोल वहां से भाग निकलती है। बाद में हमारा एमसी उस यंग मास्टर को ढूंढता है जो पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था, और पूछता है कि लड़की के साथ मीटिंग कैसी रही। वो बंदा कहता है कि पूछो ही मत, क्योंकि वो हर्ब रूम में थी ही नहीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि सारे मेडिकल सर्वेंट्स भी गायब थे, जैसे कि इन्फर्मरी पूरी तरह से अबैंडन कर दी गई हो। हमारा एमसी पूछता है कि क्या सच में लोकेशन पर कोई नहीं था। वो सोचता है कि यंसियोल के आने के ठीक बाद 100 हर्ब हॉल का बंद हो जाना बहुत सस्पिशियस है। हालांकि उसे पक्का नहीं पता कि कल्ट्स क्या ढूंढ रहे हैं। उसे डर है कि कहीं वो उसे तो नहीं ढूंढ रहे, और वो सोचता है कि क्या वो उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। आखिरकार खाली हाथ हमारा एमसी सिर्फ सेकंड रेट फाइटर्स को ही हैंडल कर सकता है। वो सवाल करता है कि क्या उसे छिपाना ही एकमात्र ऑप्शन है, जब तक कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट न कर ले। सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एक लंबी सांस छोड़ता है। यंग मास्टर तब पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन हमारा एमसी बात टाल देता है। हाउएवर, रेडहेड इंसिस्ट करता है, कहता है कि वो उसकी वरीज सुनने के लिए तैयार है। हमारा एमसी फिर सब्जेक्ट चेंज करता है और पूछता है कि क्या यंग मास्टर के सिर में दर्द है। वो बंदा बताता है कि अपने लास्ट ड्यूल के बाद से उसकी चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है और कुछ ब्लॉक हुआ सा लगता है। हमारा एमसी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, टॉक अबाउट परफेक्ट टाइमिंग। यंग मास्टर उसके रिएक्शन से पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। चियोन तैसान फिर बताता है कि यह अच्छी बात है कि उसने बहुत देर होने से पहले नोटिस कर लिया, क्योंकि स्टार्स एनर्जी मैच्योर हो चुकी है। एक चालाक मुस्कान के साथ हमारा एमसी कहता है कि वो उस एनर्जी को अभी लेने वाला है। रेडहेड पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है, और चियोन तैसन उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उसने इस तरह की चीज पहले भी हैंडल की है। सीन हमारे एमसी के घर पर शिफ्ट होता है। वहां यंग मास्टर मेडिटेट करने बैठता है और चियोन तैसान ठीक उसके पीछे होता है। वो बंदा फोकस करता है, जबकि हमारा एमसी प्रोसीजर के लिए तैयारी करता है। फाइनली चियोन तैसान अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखता है और एक ग्रीन एनर्जी ग्लो करने लगती है। एक डेविलिश ग्रिन के साथ हमारा एमसी यंग मास्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन एनर्जी सीधे उसके हाथ में फ्लो करने लगती है। नमगुंग मुबाए को तब ताजगी महसूस होती है क्योंकि उसका सिर क्लियर हो गया है और धुंध छंट गई है। वो अपने पैरों पर उछल पड़ता है, अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता और ट्रेन करने के लिए भाग जाता है। कहता है कि वो कुछ एनलाइटनमेंट लेने जा रहा है। हमारे एमसी को यह अम्यूजिंग लगता है और वो सोचता है कि सब कुछ के बावजूद मूबैक मार्शल आर्ट्स को लेकर हमेशा सिंसियर रहता है। अब अकेले में पेंग सोवन से अब्सॉर्ब की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी नमगुंग मूबैक की नई स्टार एनर्जी के साथ मिल जाती है। हमारा एमसी सोचता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने सीक्रेट टीचिंग्स में पढ़ा था, क्योंकि 7 स्टार्स की स्पिरिचुअल एनर्जी सेलेस्टियल बॉडी को नई एबिलिटीज देती है। पहली थी वॉइड पाल्म, जिसे मास्टर करने में उसे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उसे लगता है कि दूसरी वाली आसान होगी क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही जानती है कि कैसे रिएक्ट करना है। अचानक उसे अपने अंदर एक नई लाइफ फोर्स पल्स करती हुई महसूस होती है। यह उसकी नई स्ट्रेंथ है और वो उसे अभी टेस्ट करने के लिए ईगर है। हमारा एमसी फिर खड़ा होता है और टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। वो रूम में रखे एक बड़े बोल्डर के पास जाता है और अपना हाथ उस पर रखकर उसका साइज और वेट महसूस करता है। वो कैलकुलेट करता है कि इतने बड़े पत्थर को हिलाने के लिए 3 या 4 वॉरियर्स की जरूरत होगी, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो अपनी नई लाइफ फोर्स एबिलिटी का यूज करे तो क्या होगा। वो फिर रॉक पर फोकस करता है, अपनी नई स्किल की पावर को डिस्कवर करने के लिए तैयार। हमारा एमसी फोकस करता है और अपनी नई एबिलिटी को पत्थर पर यूज करता है। उससे एक ग्रीन एनर्जी निकलती है और उसे यकीन होता है कि वो पत्थर को कम से कम थोड़ा तो हिला सकता है। उसे हैरानी होती है जब वो विशाल बोल्डर आसानी से हवा में लेविटेट करने लगता है। हमारे एमसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो बिना किसी एफर्ट के पत्थर उठा लेता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा और सोचता है कि क्या यह स्ट्रेंथ खरपतवार खींचने के लिए काफी है। इस नई एबिलिटी और एक शैतानी स्माइल के साथ वो सोचता है कि अगर उसके हाथों में सोड आ जाए तो क्या होगा, और वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना जारी रखता है। पत्थर को ऐसे उठाता है जैसे वो कुछ भी ना हो। अब उसे समझ आता है कि लोग क्यों कहते हैं कि 7 प्राइमोर्डियल एनर्जीज को मास्टर करने वाला इंसान एक डिवाइन इमॉर्टल से कम नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ 2 प्राइमोर्डियल एनर्जीज से ही उसकी स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा इंक्रीज साफ दिख रहा है। यह वो पावर है जिसे सिर्फ सेलेस्टियल मार्शल बॉडी का वील्डर ही समन कर सकता है। हमारा एमसी इस डिस्कवरी के साथ थॉटफुल हो जाता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब यह है कि वो अकेला ही है जो 7 स्टार्स को कंट्रोल कर सकता है। वो फिर अपनी नई स्ट्रेंथ को मोशन में टेस्ट करने के लिए
कोर्टयार्ड की तरफ भागता है। अपनी सोर्ड से वो हवा में इंप्रेसिव स्पीड के साथ कई एनर्जी स्लैशेस बनाता है। एक ब्लू एनर्जी की वेव उसे घेर लेती है जब वो अपनी नई पावर की लिमिट्स को टेस्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ प्राइमोर्डियल एनर्जी की रोटेशन स्पीड बढ़ाने से उसकी पावर पहले से ही आसमान छू रही है। एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ वो अपनी सोर्ड पकड़ता है जो अब एक नई लाइट से ग्लो कर रही है। वो सोचता है कि एक भारी सोर्ड स्लो होती है और एक फास्ट सोर्ड में पावर की कमी होती है, लेकिन उसके पास दोनों हैं। हमारे एमसी को रियलाइज होता है कि वो जितना ज्यादा प्राइमोर्डियल एनर्जी के रोटेशन को एक्सेलरेट करेगा, उसकी पावर और स्पीड उतनी ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। वो फिर अपनी नई एबिलिटी को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक टेस्ट करने का डिसाइड करता है और सोचता है कि अगर वो इसे लिमिटलेस सेलेस्टियल सोर्ड टेक्निक के साथ यूज करे तो क्या होगा। ब्लू एनर्जी की एक वेव उसे घेर लेती है जब वो टेक्निक को परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करता है। अचानक उसे अपने पीछे एक ब्लू ड्रैगन की इमेज दिखाई देती है। वो शॉक्ड है क्योंकि भले ही यह एक फेंट इमेज है, वो उसे साफ साफ देख सकता है। मैनुअल में दिया गया डिस्क्रिप्शन कोई एग्जैजरेशन नहीं था, बस अब तक कोई भी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर पाया था। ड्रैगन शान से दहाड़ता है और हमारा एमसी उसे इंप्रेस्ड होकर देखता रहता है। अचानक ड्रैगन की इमेज गायब हो जाती है और वो कंफ्यूज्ड रह जाता है। तभी उसकी नजर कोर्टयार्ड में यान सियोल पर पड़ती है, जो ब्लू ड्रैगन के मूवमेंट्स को कॉपी कर रही होती है। ड्रैगन की एनर्जी उसके चारों ओर चेरी ब्लॉसम्स में बदल जाती है। हमारा एमसी ये सीन देखता है, जो कुछ वो देख रहा है उससे फैसिनेटेड होकर। नेचुरल एनर्जी उस लड़की के चारों ओर गैदर होने लगती है, जो गार्डनिंग टूल के साथ मूवमेंट्स प्रैक्टिस करना जारी रखती है। हमारा एमसी सोचता है कि क्या यह उसकी इन्नेट एबिलिटी है, सेलेस्टियल इमॉर्टल मेरिडियन का गिफ्ट। लड़की फिर इंप्रेसिव ग्रेस और पावर के साथ मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करती है। वो गार्डनिंग टूल से हवा में पिंक एनर्जी स्लैशेस बनाती है। हमारा एमसी शॉक्ड है क्योंकि वो लिमिटलेस सेलेस्टियल सोर्ड टेक्निक यूज कर रही है। यान सियोल फिर हमारे एमसी से पूछती है कि क्या उसे फोर्स को लेफ्ट में मूव करना चाहिए, क्योंकि जब वो उसे राइट में मूव करती है तो उसके हाथ से कुछ शूट आउट हो जाता है। वो एनर्जी फिर गार्डन में एक फूल को इंप्रेसिव प्रिसीजन के साथ काट देती है। हमारा एमसी बस चुपचाप सीन देखता रहता है। लड़की फिर कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या हुआ और सोचती है कि उसने क्या गलत किया। वो फिर से फोर्स को लेफ्ट में मूव करने की कोशिश करने का डिसाइड करती है। हमारा एमसी उसे रोकने के लिए चिल्लाता है जब वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करती है। वो फिर उसके सामने झुक जाता है और उसे करीब से ऑब्जर्व करता है। हमारा एमसी सोचता है कि वो सेलेस्टियल मार्शल बॉडी के साथ पैदा हुआ है और उसके पास इनक्रेडिबल स्किल्स हैं, लेकिन इस बंदी का गिफ्ट उसके सारे टैलेंट को पार कर जाता है, क्योंकि वो पूरा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस स्किप कर देती है और सिर्फ उसे देखकर ही सीख जाती है। एक अस्टाउंडिंग टैलेंट। वो उसके पास जाता है, अभी भी उस चीज से शॉक में जो उसने अभी अभी देखा। उसे रियलाइज होता है कि अगर ग्रेट स्कूल्स और 5 नोबल क्लैंस को उसके बारे में पता चल गया तो डिमोनिक कल्ट्स अपनी डिमोनिक और डार्क आर्ट्स को उसमें इम्प्लांट करना चाहेंगे, और अगर उसने उन आर्ट्स को मास्टर कर लिया तो इविल का एक एब्सोल्यूट रूलर पैदा होगा, एक ऐसा जिसे स्वर्ग के नीचे कोई मॉर्टल इमेजिन भी नहीं कर सकता। हमारा एमसी फिर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके हाथ से टूल ले लेता है। वो फिर यान सियोल से एक प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी दूसरे लोगों के सामने स्टिक्स से नहीं खेलेगी, लेकिन बदले में वो उसे हर सिंगल दिन नूडल्स खिलाने का प्रॉमिस करता है। लड़की हर दिन नूडल्स खाने के आइडिया से एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत मान जाती है। हमारा एमसी फिर उसे अपने रूम में साथ में स्टिक्स से खेलने के लिए इनवाइट करता है। यान सियोल बहुत खुश होती है और सेलिब्रेट करती है कि उसका बड़ा भाई उसके साथ खेलेगा। हमारा एमसी सोचता है कि उसकी इनक्रेडिबल एबिलिटीज उसकी स्कॉलरली क्यूरियोसिटी को जगाती है। वो वंडर करता है कि क्या वो प्लम ब्लॉसम्स की तरह खिल पाएगी। उसे मुरिम आर्काइव्स में प्लम ब्लॉसम सोर्ड के 5 फॉर्म्स की स्टडी करना याद आता है, लेकिन जो उसने इतनी आसानी से किया वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ माउंट हुआ सेक्ट के मास्टर्स ही अचीव कर सकते हैं। हमारा एमसी लड़की के नेचुरल टैलेंट से हैरान है। यान सियोल फिर कहती है कि डांस जो सेंट पीछे छोड़ता है वो सच में बहुत नाइस है। वो फिर उसके करीब आती है और पूछती है कि क्या कुछ और भी है। हमारा एमसी हंसता है और सोचता है कि आखिर वो आई कहां से है। लड़की कंफ्यूज्ड हो जाती है और अपने बारे में पूछती है। वो फिर सोचने लगती है और उसे याद आता है कि पहली चीज जो उसने देखी वो तब थी जब उसने एक केव में अपनी आंखें खोली और वो किसी सफेद और ठंडी चीज से घिरी हुई थी। हमारा एमसी चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो आइसिस से बाहर निकली है। वो पूरी तरह से शॉक्ड है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि एक ह्यूमन आइसिस से बाहर कैसे आ सकता है।
अचानक उसे सब समझ आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो नॉर्थ सी आइस पैलेस की सेक्रेड आइस बॉडी है। वो फिर लड़की को एक वुडन सोर्ड से मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते हुए देखता है और सोचता है कि क्या यन सियोल सच में सेक्रेड आइस बॉडी है। अगर ऐसा है तो मुरिम वर्ल्ड के सिर्फ बड़े लोग जैसे 9 ग्रेट स्कूल्स और 5 नोबल क्लैंस ही उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। और हमारा एमसी सोचता है कि इतने बड़े स्टेटस के साथ वो आखिर उसके पास कैसे पहुंच गई। अपना फैन हाथ में लिए वो बस दूर से उस लड़की को देखता रहता है। इतनी ट्रेनिंग के बाद यन सियोल हमारे एमसी की गोद में सो जाती है। वो सोचता है कि उसने उसे दया करके अपने साथ रखा था, लेकिन पता चला कि उसके पास एक इनक्रेडिबल टैलेंट है। हमारा एमसी सोचता है कि क्या वो अपनी नेचुरल एनर्जी यूज करके इतना थक गई है, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इतने अब्सर्ड टैलेंट वाले बच्चे की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी। यह सोचकर हमारा एमसी उसके फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। वो खुद से एडमिट करता है कि उसे यकीन नहीं है कि वो अकेले उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। आखिरकार उसने 7 स्टार्स की पावर सिर्फ अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए चाही थी, क्योंकि उसका ओरिजिनल प्लान तो बस एक सिंपल स्कॉलर की तरह शांति से जीना था। अचानक यन सियोल नींद में हिलती है और हमारे एमसी के कपड़े पकड़ लेती है। वो नींद में बड़बड़ाती भी है कि बड़ा भाई डिलीशियस है, शायद किसी खाने का सपना देख रही है। हमारा एमसी फिर डिटर्मिनेशन से भर जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसे किसी को नहीं सौंपेगा, भले ही वो एक ऐसी बच्ची हो जो फ्यूचर में एक बड़ी कैटास्ट्रोफी का कारण बन सकती है। लगता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एमसी को अपनी सेलेस्टियल मार्शल बॉडी की पूरी पावर यूज करनी होगी। सीन एक पीसफुल गार्डन में खुलता है जहां कुछ फूल सूरज की रोशनी में खिल रहे हैं। नेक्स्ट हम उस यंग व्हाइट हेयर्ड लड़की को देखते हैं जिसे एमसी ने अपने साथ रखा था, जो कुछ प्रैक्टिस करती हुई लग रही है। अचानक लड़की रुकती है और शक से पीछे देखती है क्योंकि बैकग्राउंड में एक मिस्टीरियस शैडो दिखाई देती है। वो फिगर फिर क्लैन के पेट्रियार्क के रूप में रिवील होता है, जो उसे एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ घूर रहे होते हैं। एक शरारती स्माइल के साथ यंग लड़की डरती नहीं है और कुछ ट्रबल के लिए तैयार दिखती है। क्लैन लीडर फिर पास आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी यहां नहीं देखा। लेकिन निडर छोटी लड़की उन्हें ओल्ड मैन बुलाती है और पूछती है कि वो खुद को क्या समझते हैं। वो आदमी उसकी बोल्डनेस से सरप्राइज्ड होता है, लेकिन अम्यूज्ड भी, और बताता है कि वो इस जगह का ओनर है। पैनिक में लड़की चिल्लाती है, सोचती है कि वो उसके बड़े भाई से रेंट लेने आए हैं। पेट्रियार्क कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह भाई कौन है, और वो हमारे एमसी का नाम चिल्लाती है। यह सुनकर वो आदमी सिचुएशन समझ जाता है, लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्कॉलर की कोई सिस्टर भी है। यंग लड़की फिर अपना इंट्रोड्यूस यन सियोल के रूप में कराती है और ओल्ड मैन का नाम पूछती है। इसके साथ क्लैन लीडर फॉर्मली अपना इंट्रोड्यूस नमगुंग हाक के रूप में कराते हैं। छोटी लड़की नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्ड मैन है। वो आदमी कॉम्प्लीमेंट पर हंसता है और मॉडेस्टली जवाब देता है कि उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। तभी एमसी एक एक्वेंटेंस के साथ आता है जो पेट्रियार्क से पूछता है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। न्यू कमर बताता है कि वो स्कॉलर से मिलने जा रहा था, लेकिन यंग लेडी से बात करने में डिस्ट्रैक्टेड हो गया। एमसी फिर अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो उसकी कजन है जिसने एक एक्सीडेंट में अपनी मेमोरी खो दी है। वो आदमी अपना हाथ उसके चारों ओर रखता है और कमेंट करता है कि वो बता नहीं सकता कि उसने क्या क्या झेला है। वो कहता है कि ट्रॉमा इतना बुरा था कि वो अपने मैनर्स ही भूल गई। जबकि यंग लड़की इरिटेटेड दिखती है, पेट्रियार्क हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें कॉन्वर्सेशन प्लेजेंट लगी क्योंकि वो उन्हें उनके बच्चों की याद दिलाती है। एक स्माइल के साथ वो कमेंट करते हैं कि छोटी लड़की को देखकर उन्हें यंग मूबैक की याद आती है। एक्वेंटेंस फिर उसे उसके रूम में भेज देता है, यह कहकर कि वहां डम्पलिंग्स हैं, और यंग लड़की एक्साइटेड हो जाती है। इसके साथ छोटी लड़की खुशी खुशी भाग जाती है, चिल्लाते हुए कि उसे डम्पलिंग्स खाने हैं। क्लैन लीडर जोर से हंसते हैं और कमेंट करते हैं कि उन्होंने उसके जैसी चार्मिंग लड़की कभी नहीं देखी। अब रूम के अंदर यंग लड़की खाना खा रही होती है, जबकि वो आदमी उसे स्माइल के साथ देखता है। नेक्स्ट छोटी लड़की रिस्पेक्ट के साइन के रूप में उसके सामने घुटने टेकती है और वो पेंटिंग्स की ओर पॉइंट करता है। बाहर पेट्रियार्क एक सीरियस और थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ सनसेट देख रहे होते हैं। मीनवाइल मूबैक इंटेंसली ट्रेन कर रहा होता है और अपने मास्टर की प्रेजेंस को भी नोटिस नहीं करता। क्लैन लीडर सोचते हैं कि यह अच्छा है कि यंग मैन इतना फोकस्ड है और उसके प्रोग्रेस को देखने का डिसाइड करते हैं। यंग मास्टर इंप्रेसिव स्पीड और कंसंट्रेशन के साथ सोर्ड मूवमेंट्स एग्जीक्यूट करता है। वो फिर एक स्विफ्ट स्ट्राइक के साथ अपनी सोर्ड से ग्रीन एनर्जी की एक पावरफुल वेव अनलीश करता है। एनर्जी इनक्रेडिबल फोर्स के साथ आगे बढ़ती है और उसके सामने एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होती है।
पैट्रियार्क नोटिस करते हैं कि उनके बेटे के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फ्लूइड और प्रिसाइज हो गए हैं। यंग मैन स्पिन्स के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, अपने चारों ओर एनर्जी का एक व्हर्लविंड बनाता है। एनर्जी फिर गोस्टली हैंड्स का फॉर्म लेती है जो उसकी विल पर मूव करते हैं। क्लैन लीडर शॉक्ड हैं क्योंकि उनका बेटा सेलेस्टियल सोर्ड को 3 पाल्म्स के साथ कंबाइन कर रहा है। वो आदमी फिर रियलाइज करता है कि यह 6th फॉर्म है, द ट्विन ड्रैगन्स दैट क्रश माउंटेन्स। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ यंग मास्टर अपना मूव फिनिश करता है और कहता है कि वो तैयार है। यंग मैन की आंखें इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एक नई डिटर्मिनेशन और पावर से चमकती हैं। यंग मास्टर अपना अटैक अनलीश करता है और अपने फादर को सरप्राइज कर देता है, जो ग्रीन एनर्जी में घिर जाते हैं। इसके साथ एनर्जी का पावरफुल ब्लास्ट छत पर एक बड़े इंपैक्ट के साथ हिट करता है। शॉक्ड होकर यंग मैन अपने फादर को पुकारता है, इस बात से वरीड कि उसने अभी अभी क्या किया है। लेकिन पेट्रियार्क उसके पीछे अपीयर होते हैं और इतने शॉर्ट टाइम में उसकी ग्रोथ की प्रेज करते हैं। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ क्लैन लीडर पूछते हैं कि क्या उसने सोचा था कि उस जैसा अटैक उन्हें हिट कर पाएगा। वो फिर पूछते हैं कि उसने इतनी एडवांसमेंट कैसे अचीव की, और यंग मैन इसका सारा क्रेडिट स्कॉलर को देता है। एक फ्लैशबैक में वो बताता है कि उसने ट्विन ड्रैगन्स द क्रश माउंटेन्स टेक्निक को इंटरप्रेट किया था, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही थी। और तभी ट्यूटर ने उसे कुछ क्रूशियल एडवाइस दी। एमसी ने उसे अपना राइट हैंड बाउंडलेस सेलेस्टियल सोर्ड के लिए और लेफ्ट हैंड 3 पाम्स के लिए यूज करने की सलाह दी, जिससे पेट्रियार्क पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। क्लैन लीडर को रियलाइज हुआ कि स्कॉलर टेक्निक के एसेंस को समझ गया था और उसकी इनसाइट की प्रेज की। अपनी चिन पर हाथ रखे वो आदमी थॉटफुल हो जाता है, ट्यूटर के जीनियस को प्रोसेस करते हुए। यंग मास्टर फिर अपने फादर से पूछता है कि क्या उसकी एडवांसमेंट में कोई प्रॉब्लम है। पेट्रियार्क नहीं में जवाब देते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने इंटरमीडिएट लेवल पहले ही मास्टर कर लिया है, लेकिन वो वार्न करते हैं कि नेक्स्ट स्टेजेस के लिए सिर्फ थ्योरी काफी नहीं होगी। यंग मैन अपने फादर के वर्ड्स को एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ रिपीट करता है, ये सोचते हुए कि आगे क्या होने वाला है। सीन एक ऑफिशियल पर चेंज होता है जो रिपोर्ट कर रहा है कि रीजन में डिमोनिक कल्ट्स एक्टिव हैं। क्लैन का डीमन सबजुगेशन स्क्वाड पहले ही उनका शिकार करना शुरू कर चुका है और मुबाएक उन्हें ज्वाइन करेगा। मीनवाइल एमसी सोचता है कि क्या लड़की को मार्शल आर्ट्स सिखाना ज्यादा सेफर नहीं होगा। साइन फिर स्कॉलर और उसकी कजन पर एक फॉरेस्ट क्लियरिंग में कट होता है। हमारा एमसी और छोटी लड़की साथ में है जबकि वो स्नैक खा रही है। स्कॉलर फिर पास आता है और पूछता है कि क्या उसे वो डांस याद है जो उसने सिखाया था। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उसे कॉन्सेंट्रेट करने और याद करने के लिए कहता है कि उसने इसके बारे में क्या कहा था। अभी भी खाते हुए यंग लड़की जवाब देती है कि यह एक सीक्रेट डांस है ताकि दूसरे लोग उसे पकड़ न ले। वो फिर उसके चीक्स पिंच करता है और पूछता है कि क्या उसे यह दूसरों को दिखाना चाहिए, और वो चिल्लाती है नहीं। एक स्माइल के साथ यंग मैन अग्री करता है, कहता है कि एग्जैक्टली इसीलिए वो इसे किसी को नहीं दिखा सकती। अचानक हम किसी के पैरों को जमीन पर जोर से लैंड करते हुए देखते हैं, जिससे थोड़ी धूल उड़ती है। स्कॉलर फिर एक पेड़ की ब्रांच पर लीप करता है और लड़की उसे नीचे से देखती है। ऊपर से एक स्माइल के साथ वो उसे चैलेंज करता है कि वो उसे वो डांस दिखाए जो उसने सीखा है। अपना मुंह अभी भी खाने से भरा हुआ छोटी लड़की अग्री करती है और अपनी स्किल दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। वो फिर बाउंडलेस सेलेस्टियल सोर्ड परफॉर्म करती है, इंप्रेसिव स्पीड के साथ मूव करते हुए। ये 10 ग्रेड सोर्ड आर्ट्स में से एक है और बिना मेमोरी वाली लड़की ने इसे परफेक्टली मास्टर कर लिया है। यंग लड़की अपनी नेचुरल चीज सर्कुलेट करती है, डेकेड्स की ट्रेनिंग को सरपास करते हुए, और ग्लीमिंग सोर्ड उठाती है। बिल्कुल उसकी तरह एमसी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके सोर्ड आर्ट को रिवील करता है। बस कुछ ही दिनों में वे एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जो एक मास्टर अपनी लाइफ टाइम की ट्रेनिंग में भी अचीव नहीं कर पाता। इसके साथ स्कॉलर सोचता है कि अगर वो फोकस करे तो वो दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। छोटी लड़की फिर एक मोमेंट के लिए रुकती है और अपनी वुडन सोर्ड के साथ एक कॉम्बैट स्टांस में आ जाती है, लेकिन अचानक हमारे एमसी के सिर पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक होता है। एक मिस्टीरियस फिगर ग्लोविंग आईज और एक सोर्ड के साथ अपीयर होता है जो एक पावरफुल एनर्जी एमिनेट करती है। इस पर अटैकर एनर्जी का एक बीम फायर करता है जो क्लियरिंग के पार शूट करता है और एक बोल्डर को हिट करता है। छोटी लड़की क्लियरिंग के बीच में कंफ्यूज्ड खड़ी रहती है, समझ नहीं पाती कि अभी अभी क्या हुआ। इसके साथ हमारा एमसी पास आता है और कहता है कि उसने उसे और ज्यादा केयरफुल रहने के लिए वार्न किया था। वो बोल्डर जो एनर्जी बीम से हिट हुआ था अब टुकड़ों में जमीन पर बिखरा पड़ा है। वो बताता है कि अगर वो कोई ट्रेल छोड़ेगी तो बुरे लोग उन्हें ढूंढ सकते हैं, और लड़की फ्यूरियस हो जाती है। स्कॉलर फिर उसे नूडल्स खाने के लिए इनवाइट करता है
और वो एक्साइटेडली एक्सेप्ट करती है। डम्पलिंग्स भी मांगती है। वो फिर डम्पलिंग्स के लिए उसके प्यार के बारे में बात करते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन रात में बदलता है और हम फिगर्स को छतों पर चुपचाप मूव करते हुए देखते हैं। कोई अननोटिस्ड मूव करने के लिए 9 फैंटम्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड स्टेप्स टेक्निक का यूज कर रहा है। रिवील होता है कि यह एमसी है जो एक आर्ट यूज कर रहा है जो उसने मुरिम अलायंस लाइब्रेरी में ढूंढी थी। वो बताता है कि यह टेक्निक एक गोस्टली की मैनिफेस्ट करती है और कभी टेरर फैलाने के लिए यूज की जाती थी क्योंकि यह स्पिरिचुअल एनर्जी के सिमिलर है। स्कॉलर सोचता है कि यह उसके लिए एक परफेक्ट मैच है। वो फिर एक लोकेशन में स्नीक करता है और कंफर्म करता है कि लेडी जॉन क्लिनिक में नहीं है। जैसा मास्टर नमगुंग ने कहा था, हमारे एमसी को पूरी सिचुएशन एक्सट्रीमली सस्पिशियस लगती है और वो हाई अलर्ट पर रहता है। वो डिसाइड करता है कि उसे उसकी ट्रू आइडेंटिटी को अनकवर करने की जरूरत है और क्लूज ढूंढना शुरू करता है। अचानक उसे एक नॉइज सुनाई देती है और वो चौंक कर मुड़ता है। रियलाइज करता है कि वो अब अकेला नहीं है। 2 आदमी एक अनकॉन्शियस लड़की को ले जा रहे हैं और सीन से भागने की जल्दी में है। वो यंग लेडी को हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, जबकि स्कॉलर सब कुछ शैडोज से देख रहा होता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद दोनों आदमी जमीन पर पूरी तरह से डिफीटेड देखे जाते हैं। एक वॉरियर सीन देखकर शॉक्ड है और उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड कल्ट इतनी जल्दी एक्ट करेगा। एक व्हाइट हेयर्ड वुमन फिर एक और लड़की के बगल में थर्ड गार्डियन ई वॉन को पहचानती है। व्हाइट हेयर्ड वुमन कमेंट करती है कि दूसरी लड़की एग्जॉस्शन से पास आउट हो गई। इस पर वॉरियर पास आता है और अपनी मिस्ट्रेस को इन्फॉर्म करता है कि उसका घाव फिर से खुल गया है। हम वुमन के लेग पर एक बड़ा कट देखते हैं और वो कहती है कि ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। वो फिर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देती है कि वो दूसरी लड़की को ले जाए और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। लेकिन वॉरियर डेस्परेट हो जाता है और पूछता है कि वो क्या कह रही है, क्योंकि वो उसे अबैंडन नहीं करेगा। अपने थॉट्स में वो रिवील करती है कि उसका टाइम खत्म हो रहा है और ब्लड कल्ट उनके पीछे है। डेस्परेट होकर वो आदमी चिल्लाता है कि उसे खुद को बचाना होगा और वो इस तरह गिव अप नहीं कर सकती। इसके साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो सोलर बॉडी को ढूंढ लेगा और उसे इस बारे में और बात न करने के लिए कहता है। वुमन फिर कहती है कि प्रायोरिटी नामगुंग क्लैन में सेक्रेड आइस बॉडी को ढूंढना है। वो बताती है कि उन्होंने ईवॉन को बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्रिस्टल दिया था, लेकिन अगर वो पकड़ी गई तो उन्हें डिसेप्शन के बारे में पता चल जाएगा। शैडोज से हमारा एमसी रियलाइज करता है कि उन्हें यान सियोल के बारे में पता था और उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिकॉय बनाया था। वो फिर डिड्यूस करता है कि लेडी जॉन असल में नॉर्थ सी आइस पैलेस से है। उसी मोमेंट एक शैडोवी फिगर जमीन पर पड़े 2 इंजर्ड वॉरियर्स के सामने अपीयर होता है। वॉरियर और व्हाइट हेयर्ड वुमन फिगर को पास आते देख शॉक्ड हैं। वो आदमी फिर अपना मास्क हटाता है और खुद को स्कॉलर चियोंते सान के रूप में रिवील करता है, जिससे वे स्टन्ड रह जाते हैं। बंदी और उसका सबॉर्डिनेट चौंक कर उठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी। एक सिंपल नॉड के साथ हमारा एमसी कंफर्म करता है कि उसने हर वर्ड सुना। वो इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं किया था और कहती है कि उसके बारे में रूमर्स सच हैं। एक ब्लू ऑरा उसे सराउंड करता है जब वो उसे मुरिम अलायंस का सीक्रेट वेपन बुलाती है। एक सीरियस लुक के साथ वो कहती है कि वो जरूर एक मास्टर होगा जो फर्स्ट क्लास लेवल को सरपास करता है। वॉरियर शॉक्ड है और स्कॉलर की पावर के इस रेवलेशन के सामने घबरा जाता है। व्हाइट हेयर्ड वुमन अग्री करती है और कहती है कि वो जानती है कि वो पहले से ही आइस बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके साथ वो उसे दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि यही उसे प्रोटेक्ट करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन हमारा एमसी ऑफर रिफ्यूज कर देता है, जिससे वुमन उसके एटीट्यूड से सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो फिर उस पर प्रेशर डालती है, कहती है कि एनिमीज किसी भी मोमेंट पहुंच जाएंगे और उसे भागने की जरूरत है। स्कॉलर रिवील करता है कि वे पहले ही आ चुके हैं और वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। इस पर वॉरियर अपनी सोट निकालता है और चिल्लाता है कि यह उसके लिए अकेले करना इम्पॉसिबल है। अचानक ब्लड कल्ट के मेंबर्स शैडोज से निकलते हैं, अटैक करने के लिए तैयार। एनिमीज में से एक हमारे एमसी को रेड आइज से घूरता है, दिखाता है कि वो एक मास्टर है। व्हाइट हेयर्ड वुमन सीन को एक सीरियस और वरीड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। उसका सबॉर्डिनेट भी एनिमीज का सामना एक टेंस लुक के साथ करता है, लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड। स्कॉलर नोटिस करता है कि मास्टर्स के अलावा ग्रुप में टॉप लेवल एक्सपर्ट्स भी हैं। एमसी स्माइल करता है और इंसिस्ट करता है कि वो अभी उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दूसरे प्लान्स हैं। वो उसे फिर से वार्न करती है कि एनिमीज आ रहे हैं और उसे ई वॉन को लेकर भागना होगा। लेकिन वो कामली पॉइंट आउट करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करेगा। वॉरियर फिर से अपनी सोर्ड निकालता है और चिल्लाता है कि यह सिर्फ एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल टास्क है
ब्लड कल्ट मेंबर्स और ज्यादा संख्या में अपीयर होते हैं, बैटल के लिए तैयार। MC फर्स्ट क्लास मास्टर्स की रेड आइज का सामना बिना किसी फियर के करता है। व्हाइट हेयर्ड वुमन अपने सबऑर्डिनेट के साथ लड़ने के लिए तैयार होती है। लॉयल वॉरियर भी अपनी मिस्ट्रेस को हर कीमत पर डिफेंड करने के लिए पोजीशन में आ जाता है। हमारा MC फिर ब्लड कल्ट मेंबर्स का सामना करता है जो हाई लेवल एक्सपर्ट्स हैं। वो शांति से एनिमीज की ओर चलता है और पूछता है कि क्या यह उनका हाइड आउट है। व्हाइट हेयर्ड वुमन उसकी ऑडेसिटी से फ्यूरियस है और उसके एटीट्यूड को समझ नहीं पा रही है। अचानक एक नया एनिमी अपीयर होता है और खुद को पैलेस का यंग मास्टर इंट्रोड्यूस करता है। इस पर वुमन उससे क्वेश्चन करती है, पूछती है कि ब्लड कल्ट सेक्रेड आइस बॉडी क्यों चाहता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो आदमी जवाब देता है कि वो कुछ ऐसा पूछ रही है जो वो पहले से जानती है। वो बताता है कि सेक्रेड आइस बॉडी एक परफेक्ट वेसल है जो दुनिया पर पावर ग्रांट करती है। एक डेसोलेट लैंडस्केप अपीयर होता है जब वो कहता है कि इसके बारे में रूमर्स यूं ही नहीं है। अगर विल्डर उनके मार्शल आर्ट्स सीख ले तो वो एक पावरफुल और इनविंसिबल वेपन बन जाएगी। हमारा MC फिर कंक्लूड करता है कि वो ब्लड कल्ट के लिए परफेक्ट वेपन बन जाएगी। इस पर कल्ट लीडर पूछता है कि वो इंट्रूडर कौन है जो उसके प्लान्स में इंटरफियर करने की हिम्मत कर रहा है। स्कॉलर शांति से जवाब देता है कि वो बस एक स्कॉलर है जो एक इलनेस का ट्रीटमेंट कराने आया है। वो आदमी उसकी ऑडेसिटी से फ्यूरियस है और सोचता है कि एक मियर स्कॉलर की इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो फिर अपने आदमियों को उसे तुरंत लाने का ऑर्डर देता है और वे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वॉरियर और व्हाइट हेयर्ड वुमन स्कॉलर को डेंजर में देखकर डेस्परेट हो जाते हैं। वो उसकी मदद करता है और कहता है कि उन्हें पहले उसके इंजरीज का ख्याल रखना होगा, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि उन्हें स्कॉलर की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो अकेले जीत नहीं पाएगा। अचानक एक जायंट डिमोनिक हैंड दोनों वॉरियर्स पर अटैक करता है जो शॉक्ड हैं। कल्ट लीडर अपने अटैक को किसी के द्वारा इंटरप्ट होते देख सरप्राइज्ड है। हमारा MC एक एनिमी को गर्दन से पकड़ता है और उसे एक डिफाइंट लुक के साथ घूरता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो आसानी से एनिमी की रिस्ट मोड़ देता है। वो आदमी फिर डिफीटेड होकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि दूसरे सीन को शॉक में देखते हैं। कल्ट मेंबर्स अपने गिरे हुए कॉमरेड का बदला लेने के लिए फ्यूरियसली चार्ज करते हैं। उनमें से एक सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन स्कॉलर एक क्विक मूव से डॉज कर लेता है। हमारा MC फिर अपने हाथ में गोल्डन एनर्जी गैदर करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ वो एनिमी की चेस्ट पर डेवास्टेटिंग फोर्स से हिट करता है। वो आदमी इंपैक्ट से चिल्लाता है और पीछे की ओर फेंका जाता है, खून थूकता हुआ। एक और एनिमी उसे ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉलर खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है। उसकी आंखें एक गोल्डन लाइट से ग्लो करती हैं जब वो अपनी ट्रू पावर दिखाने के लिए तैयार होता है। एक क्विक मूव के साथ वो सोर्ड को डॉज करता है और नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए तैयार होता है। वो फिर एक पावरफुल फ्लेमिंग किक अनलीश करता है जो एनिमी को हेड ऑन हिट करती है। वो आदमी चिल्लाता है जब उसे हिट लगता है और दूर फेंका जाता है। उसकी बॉडी फ्लेम से कवर होती है। हमारे MC की आंखें एक गोल्डन ऑरा से ग्लो करती हैं जब वो लड़ना जारी रखता है। कल्ट लीडर शॉलिन की ग्रेट स्ट्रेंथ डायमंड पाल्म को पहचानकर शॉक्ड है। प्योर हेट्रेड के लुक के साथ कल्ट लीडर स्कॉलर को कंटेम्प्ट से घूरता है। एक और एनिमी शार्प क्लॉज के साथ हमारे MC पर बिना हेजिटेशन के हमला करने के लिए लंज करता है। वो अपने क्लॉज को प्रोजेक्टाइल्स की तरह MC की ओर लॉन्च करता है जो खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार होता है। शांति से स्कॉलर अपना फैन खोलता है और अपनी टेक्निक दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्किलफुली फैन को स्पिन करता है, एनर्जी का एक व्हर्लविंड बनाता है जो अटैक्स को ब्लॉक करता है। MC फिर अपने फैन का यूज करके एनिमी पर एनर्जी का एक पावरफुल ब्लास्ट लॉन्च करता है। कल्ट लीडर शॉक में है क्योंकि वो टेक्निक को पहचान लेता है और वंडर करता है कि क्या यह कुनलून का फैन है। इस पर ब्लू एनर्जी का एक पावरफुल ब्लास्ट हवा को चीरता हुआ कल्ट मेंबर्स में से एक को हिट करता है। इंपैक्ट से वो आदमी पीछे की ओर फेंका जाता है जबकि ब्लू एनर्जी का ट्रेल आगे बढ़ता रहता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा MC वो फैन पकड़ता है जिसे उसने अटैक के लिए यूज किया था। अब स्कॉलर जमीन पर कई डिफीटेड एनिमीज के बीच में खड़ा है। एक स्माइल के साथ कल्ट लीडर को लगता है कि उसे पूरी सिचुएशन समझ आ गई है। वो फिर यंग मैन को शॉलिन की ग्रेट स्ट्रेंथ डायमंड पाल्म यूज करते हुए याद करता है और फाइट के दौरान कुनलून के ट्रांसपेरेंट फैन का यूज भी याद करता है। इससे वो डिड्यूस करता है कि यंग मैन जरूर मुराम अलायंस द्वारा ट्रेंड एक सीक्रेट सक्सेसर है। हमारा MC चौंक कर मुड़ता है और सोचता है कि क्या यह एक्यूजेशन सच में उसके लिए है। एनिमी चिल्लाता है कि डिनाई करना यूजलेस है और पूछता है कि कोई शाओलिन और कुनलून दोनों के आर्ट्स को कैसे मास्टर कर सकता है। यंग मैन सोचता है कि क्योंकि उसे सीक्रेट लाइब्रेरी का एक्सेस था और उसने वेरियस आर्ट्स की स्टडी की थी,
उसके एनिमी का असम्पशन काफी रीजनेबल है और एक्चुअली सेंस बनाता है। अपना फैन पकड़े हुए वो कंफर्म करता है कि कल्ट लीडर का असम्पशन करेक्ट है। कॉन्फर्मेशन पर एनिमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि इसके ऊपर अभी और भी है। स्कॉलर एक सोर्ड निकालता है और रिवील करता है कि सोर्ड्समैनशिप आर्ट जो वो अब यूज करेगा वो नमगुंग क्लैन की है, जिससे ओपोनेंट इस रेवलेशन से पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। पूरी तरह फ्यूरियस होकर कल्ट लीडर उसे एक इंसोलेंट और ऑडिशियस ब्रैट कहता है। सीन चेंज होता है और हमारा एमसी आइस पैलेस की वुमन से क्वेश्चन करता है कि वे कैसे ढूंढे गए। एक स्माइल के साथ वो उसे नेव कहता है और पूछता है कि इंफॉर्मेशन और कौन फैला सकता था। व्हाइट हेयर्ड वुमन को रियलाइज होता है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स ही सब कुछ के पीछे है और आइस पैलेस गिर जाएगा। इस पर कल्ट लीडर अपनी सोर्ड के हिल्ट को कसकर पकड़ता है, एक रेड ऑरा एमिनेट करते हुए। हमारा एमसी एक रेड एनर्जी का ब्लास्ट अपने पास से गुजरते देख सरप्राइज्ड है। एनिमी फिर अपनी सोर्ड रिवील करता है जो एक इंटेंस रेड से ग्लो करती है और हमारा एमसी चौंक जाता है। यह रेड ड्रैगन की 18 सोर्ड्स में से एक है, एक वेपन जो इंटरनल एनर्जी से हीट किया जाता है। स्वॉर्ड हट यंसे सेक्ट की है और अपनी टेरिबल रेप्यूटेशन के लिए जानी जाती है। लेजेंड है कि एक स्टूडेंट ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए अपने मास्टर को मार दिया था और ब्लड कल्ट ज्वाइन कर लिया था। एक स्माइल के साथ हमारा एमसी यानसे के फेमस रेड ड्रैगन को पहचान लेता है। ओपोनेंट पूछता है कि वो मर्सी के लिए बेग क्यों नहीं कर रहा जब उसने उसे पहचान लिया है। एमसी जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि एनिमी इतने हाई लेवल पर है। फ्यूरियस होकर कल्ट लीडर उसे एक ऑडेशियस रेच कहता है और गुस्से में अपने दांत दिखाता है। वो फिर हमारे एमसी की ओर फ्लाई करता है, चिल्लाते हुए कि वो उसे कुछ मैनर्स सिखाने जा रहा है। स्कॉलर की आंखें ब्लू एनर्जी से ग्लो करती हैं जब वो कॉम्बैट के लिए तैयार होता है। उसका हाथ जो सोर्ड पकड़े हुए है वो भी उसी इंटेंस ब्लू एनर्जी में लिपटा हुआ है। दोनों वॉरियर्स फिर रेड और ब्लू एनर्जीज के एक एपिक क्लैश में टकराते हैं। कल्ट लीडर हमारे एमसी की स्ट्रेंथ से शॉक्ड है और उसकी आंखें रेज से चमकती हैं। वो नोटिस करता है कि स्कॉलर कंफ्यूज्ड लग रहा है और डिड्यूस करता है कि यह उसका स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ लड़ने का फर्स्ट टाइम है। बैटल हॉल के बीच में हाई स्पीड पर दोनों के ब्लोज ट्रेड करने के साथ जारी रहती है। एनिमी वंडर करता है कि यह बंदा कौन है जो उसके साथ इक्वल फुटिंग पर लड़ सकता है। उसे रियलाइज होता है कि नमगुंग क्लैन के मास्टर्स के पास भी इस लेवल की सोर्ड्समैनशिप नहीं थी। एनिमी फिर वंडर करता है कि क्या उसके सामने वाला यंग मैन उसके एल्डर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फ्यूरियस होकर वो चिल्लाता है कि यह इम्पॉसिबल है और यह बिलीव करने से रिफ्यूज कर देता है कि एक मीर स्कॉलर उसे सरपास कर सकता है। कॉन्फ्रंटेशन इंटेंसली जारी रहती है और दोनों हाई स्पीड पर ब्लोज ट्रेड करते हैं। हमारा एमसी अपने ओपोनेंट की इनक्रेडिबल इंटरनल एनर्जी को महसूस करता है जब वो खुद को डिफेंड करता है। उसे लगता है कि हर ब्लो के साथ एक पावरफुल फायर डीमन उसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। अपने ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए उसे रियलाइज होता है कि उसे अपना सब कुछ रिस्क पर लगाना होगा। एक डिटरमिन्ड स्माइल के साथ वो सब कुछ रिस्क पर लगाने और यह फाइट जीतने के लिए तैयार होता है। उसकी सोर्ड अब ब्लू और ग्रीन एनर्जी के मिक्स से ग्लो करती है, एक नई पावर दिखाती है। वो फिर पावरफुल बाउंडलेस सेलेस्टियल सोर्ड यूज करने के लिए तैयार होता है। अचानक एक ह्यूज ब्लू एनर्जी ड्रैगन अपीयर होता है और वो रिवील करता है कि यह 8 फॉर्म है। ओपोनेंट पूरी तरह से शॉक्ड है और इस इमेंस पावर के सामने उसकी फटके 4 हो जाती है। अपनी ग्लोविंग आईज के साथ हमारा एमसी अपनी सोर्ड को स्काई की ओर उठाता है, फाइनल अटैक की तैयारी करते हुए। वो फिर अपनी टेक्निक का नाम ड्रैगन एंड टाइगर सुनामी बताता है। एनर्जी का एक ह्यूज कॉलम हेवन से डेवस्टेटिंग पावर के साथ डिसेंड होता है। एनर्जी पूरी तरह से एरिया को एनवेलप कर लेती है और एमसी अटैक के सेंटर में होता है।